जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं। अंक 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर डाइस से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए डाइस से संबंधित प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है। आपके सामने जितने भी डाइस दिए गए हैं उन सभी डाइस के अंदर आपको देखना है कॉमन अंक। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों डाइस के अंदर यानी कि ये है पहला डाइस और मेरे पास ये है दूसरा डाइस। तो दोनों डाइस के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन अंक देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर यहाँ पर एक दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक दिया गया है। यानी कि यहाँ पर कॉमन अंक क्या हो गया, एक हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों डाइस के अंदर चलेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम चलेंगे पहले डाइस के अंदर। तो मेरे भाई पहले डाइस के अंदर सबसे पहले है एक, उसके बाद में एक के आगे चलेंगे क्लॉकवाइज। तो क्या है, एक के बाद में है चार, फिर उसके आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो चार के बाद में दिया गया है पाँच। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे डाइस के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉमन लेटर क्या था, एक, यानी कि कॉमन अंक था एक। उसके बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक के आगे है तीन, तो एक के आगे यहाँ पर लिखेंगे तीन। उसके बाद में तीन के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो तीन के आगे दिया गया है छः। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न के अंदर आपको क्या पूछा गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न के अंदर बोला गया है कि अंक 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों अंक एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। यानी कि 6 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 6 है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो मेरे भाई 6 के विपरीत फलक पर होगा 5। अब हमें देखना है कि 5 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो वहां सर 5 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। लड़के का सुधा से क्या संबंध है। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे सोल्व करेंगे तो वो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा। यानी कि कहने वाला कौन है, सुधा है। यानी कि ये कौन है, महिला है सुधा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुधा। ठीक है, क्या कर रही है, एक लड़के की ओर संकेत कर रही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लड़का। ठीक है मेरे भाई, यानी कि सुधा ने एक लड़के की ओर संकेत कर कहा वह मेरे ससुर का, यानी कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। यानी कि यहाँ पर देखिए ये सुधा का कौन हो जाएगा, ससुर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ससुर। ठीक है, और ससुर का एकमात्र पुत्र, यानी कि यहाँ पर ध्यान से समझिए पुत्र का क्या है, पुत्र है कौन, वह लड़का, यानी कि ये लड़का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कौन है, सुधा का ससुर है और ससुर का एकमात्र पुत्र है। यानी कि सुधा का ये जो ससुर का एकमात्र पुत्र है ये सुधा का क्या है, पति है। और पति का पुत्र सुधा का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। यानी कि लड़के का सुधा से क्या संबंध है, तो यानी कि सुधा का ये लड़का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। अब हमें देखना है कि पुत्र किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, पुत्र में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है।
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो करीब 10 जुलाई के बाद में स्टार्ट होने वाला है। यानी कि आपके एग्ज़ाम के मात्र 40 से 50 दिन शेष बचे हुए हैं। और बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि प्रथम अक्टूबर मंगलवार है तो प्रथम नवंबर को कौन सा दिन होगा? यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। कैलेंडर से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट बोला गया है कि प्रथम अक्टूबर मंगलवार है। यानी कि यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 1 अक्टूबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 अक्टूबर को कौन सा वार है? मंगलवार है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मंगलवार। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझिए तभी इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, 1 अक्टूबर को कौन सा वार है? मंगलवार है। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यानी कि कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो अक्टूबर का महीना कितने दिन का होता है? तो आप सभी को पता है कि अक्टूबर का महीना होता है 31 दिन का। और 1 तारीख का हमें पता है कि 1 तारीख को कौन सा वार है? मंगलवार है। तो 31 में से आपको क्या करना है? 1 को घटा देना है। तो यहाँ पर कितना बच गया? 30 बच गया। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो 1 नवंबर को पूछा गया है तो 30 के अंदर हम क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। तो 30 और 1 मिलकर बन जाएगा 31। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 31 को भाग करना है 7 से। क्यों? क्योंकि सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इसलिए 31 को हम क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर चला जाएगा 7 चौका 28। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 31 में से 28 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो शेष बच जाता है इसको हम क्या कर देंगे? दिए गए वार के अंदर ऐड कर देंगे। कितना शेष बच गया? 3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? मंगलवार के अंदर 3 को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मंगलवार के बाद में क्या हो जाएगा? यानी कि मंगलवार, उसके बाद में बुधवार, बुधवार के बाद में बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद में शुक्रवार। यानी कि 1 नवंबर को कौन सा दिन या कौन सा वार होगा? तो 1 नवंबर को वार या दिन होगा शुक्रवार। ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि L बराबर प्लस है, M बराबर माइनस है, N बराबर गुणा है और P बराबर भाग है तो निम्न का मान क्या होगा? यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा? और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न
पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे वो समझिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न में बोला गया है कि L बराबर प्लस है, यानी कि समीकरण के अंदर L के स्थान पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, उसके आगे बोला गया है कि M बराबर क्या है, माइनस है, तो M के स्थान पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आगे बोला है कि N बराबर गुणा है, तो N के स्थान पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और लास्ट में बोला गया है कि P के बराबर में भाग है, तो P के स्थान पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना करने के बाद में हम बनाएंगे नया समीकरण। कैसे, ध्यान से देखिए मेरे भाई। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है 14, ठीक है। उसके बाद में क्या है, n, n का मतलब क्या है, गुणा। फिर कितना है, 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 है। उसके बाद में l, l का अर्थ है प्लस है। फिर आगे दिया गया है 42, ठीक है। उसके आगे दिया गया है क्या, 42 के आगे दिया गया है p, p का मतलब क्या है, भाग, तो यहाँ पर करेंगे भाग। उसके बाद में क्या है 2, फिर क्या दिया गया है m, m का अर्थ है माइनस। उसके आगे दिया गया है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे। तो आप हमेशा याद रखना, समीकरण के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद में भाग को सोल्व करेंगे। भाग के बाद में गुणा को सोल्व करेंगे। गुणा के बाद में प्लस को सोल्व करेंगे और उसके बाद में माइनस को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, यानी कि 2 का भाग देंगे 42 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 21, यानी कि 21 दुआ के हो जाएगा 42। 42 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 21। भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 और 10 को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 14 10 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 140। इनके बीच में क्या है, प्लस है। लास्ट में क्या बच रहा है, माइनस का 8 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भाग कर दिए, गुणा कर दिया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 140 से और प्लस का है 21 है, तो 140 और 21 मिलकर बन जाएगा 161, ठीक है। माइनस का कितना बच रहा है, 8, तो 61 में से क्या करेंगे, 8 को निकाल देंगे। तो 161 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 153। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 153। अब हमें देखना है कि 153 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर है, 153 में दिया गया है, ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, और ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यानी कि कथन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम तैयार करेंगे और उस डायग्राम को देखकर निष्कर्ष के अंदर पूछे गए प्रश्नों का आंसर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कथन के अंदर पहला कथन बोल रहा है कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, दरवाजा, ठीक है। यहाँ पर ये डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया दरवाजा। सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, तो यहाँ पर ये कैसे लिख देते हैं, खिड़कियां। सभी दरवाजे खिड़कियां बन गए। दूसरे कथन के अंदर बोल रहा है कि कुछ खिड़कियां क्लिप हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए ये खिड़कियां हैं और ये खिड़कियां कुछ क्या हैं, यानी कि ये कुछ खिड़कियां क्या हैं, क्लिप हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं केपी, यानी कि आप समझ जाना केपी से हो जाएगा क्लिप, ठीक है। अब यहाँ पर निष्कर्ष के अंदर क्या पूछ रहा है वो देखिए। यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए पहले निष्कर्ष के अंदर पूछ रहा है कि कुछ क्लिप दरवाजे हैं। यानी कि यहाँ पर ये तो है दरवाजा और ये है क्लिप। क्या क्लिप का कुछ हिस्सा दरवाजे से टच कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्लिप और दरवाजे का कुछ भी हिस्सा आपस में टच नहीं कर रहा है। यानी कि कुछ क्लिप दरवाजे नहीं है, यानी कि ये निष्कर्ष क्या है, गलत है। इसी प्रकार से दूसरा निष्कर्ष देखिए, बोल रहा है कि कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आरेख तो है किसके लिए, खिड़कियों के लिए, और यहाँ पर ये है किसके लिए, दरवाजों के लिए। तो सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, तो कुछ खिड़कियां दरवाजे अवश्य होंगी, ठीक है। यानी कि कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा जो निष्कर्ष है ये सही है। अब ऐसा किसके अंदर दिया गया है, तो ऐसा दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है।